दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी सभी फुल एनर्जी के साथ फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए, लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, क्या उनके मात्रक होते हैं, क्या उनकी विमाएं होती है, किस तरीके से उनको मापा जा सकता है। जो यहाँ से चंद्रमा की दूरी है, यहाँ से सूर्य की जो दूरी है, यहाँ से तारों की जो दूरी है, गैलेक्सीज की जो दूरी है, उनका अध्ययन करने के लिए हम जो हबल टेलीस्कोप यूज करते हैं, उसके मदद से जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो दूरियों का मापन करते हैं, उसके बारे में हमने जाना। हमने जो पैरेलक्स मेथड है, लंबन विधि है, उसके बारे में जाना, किस तरीके से हम लंबन विधि का उपयोग करके बड़ी बड़ी दूरियों का मापन कर सकते हैं। आपने किया भी था, उदाहरण भी किया था कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी लगभग 38,500 किलोमीटर दूर होती है। उसको हम यहाँ पर बैठे बैठे एक छोर से दूसरे छोर पर मेजरमेंट करके उसको कैलकुलेट करके हमने मेजर कर लिया था। इसी प्रकार हमने अति सूक्ष्म जो दूरियां हैं उसका मापन कर लिया था। हमने एक बहुत ही सिंपल सा मेथड यूज किया था, ओलिक अम्ल के अणु का आकार नापा था। प्यारे दोस्तों, अणु का आकार एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है, 10 की घात -10 मीटर कोटि का होता है। आप जानकर और भी ताजुब होंगे, 1 मीटर के इतने टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो, एक के आगे जीरो लगा दो, इतने टुकड़े करो। वो आंखों से नहीं, वो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से नहीं, वो किसी मीटर स्केल से नहीं, वो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से पता किया जा सकता है। वो भी हमने एक सिंपल से मेथड से उसको मेजर करने का तरीका जाना था। ओलिक अम्ल को एथेनॉल में मिला दिया, एथेनॉल को मिलाकर फिर उसको हमने पानी के अंदर मिला दिया, एथेनॉल उड़ गया और वो ओलिक अम्ल की एक पतली सी परत जमा होगी। एक सिंपल से फॉर्मूले की मदद से हमने ओलिक अम्ल अणु का व्यास निकाल लिया। इसी प्रकार हमने द्रव्यमान मापन की अलग अलग इकाइयां जानी, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, टन, क्विंटल। तो ये बड़ी बड़ी इकाइयां जानी। फिर मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, इस तरीके से हम छोटी छोटी जो द्रव्यमान की इकाइयां वो भी जानी। साथ ही साथ हमने ये जाना परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक में किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान किस प्रकार नापा जाता है, वो भी हम सभी ने अच्छे तरीके से जाना कि कार्बन 12 का 12वां भाग, कार्बन 12 का द्रव्यमान नाप लो, उसका 12 भाग कर दो, यानी 12 से उसे डिवाइड कर दो, तो वो 1 AMU के तुल्य आता है। और उसका जो मान आया था प्यारे दोस्त, 1.66 इंटू 10⁻27 आया था, किग्रा में आया था, किलोग्राम में आया था। और उसको हम जैसे भी जितने भी परमाणु है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे परमाणु है, सभी का द्रव्यमान हम नाप सकते हैं। आइए दोस्तों, समय का भी मापन हमने किया था, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, टेरा सेकेंड, है ना, ये सब पिको सेकेंड। साथ ही साथ हमने बड़े नंबर में हमने देखा मिनट, घंटे, दिन, वर्ष। तो ये सारे के सारे जो समय का मापन के बारे में भी हमने जाना था। आज हम जानने वाले हैं ये जो मापन करते हैं, ये जो आप मेजरमेंट करते हो, आप लंबाई को स्केल से नापते हो। जो नॉर्मली मेजरमेंट है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर नापना है तो आप एक स्केल ले लेते हो, उससे मेजर कर लेते हो। ऐसे द्रव्यमान नापना है तो आप मेजरमेंट के लिए वेइंग मशीन ले लेते हो, उससे आप 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो मेजर कर लेते हो। पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप दुकानदार के पास गए और उससे कहे भैया 2 किलो आलू दीजिएगा, तो आपको हो सकता है आलू की साइज बड़ी बड़ी हो, वो 2 किलो पूरा न होकर 1 किलो 900 ग्राम हो, तो प्यारे दोस्त आपको कितना बड़ा नुकसान हो गया, 100 ग्राम का नुकसान हो गया। हो सकता है दुकानदार को 2 किलो 100 ग्राम देना पड़े, तो दुकानदार को 100 ग्राम का नुकसान हो गया। यदि वो 100 ग्राम करते, ऐसे 100 कस्टमर निकाल दे, तो उसको कितना बड़ा लॉस होगा आप जानिएगा। वो लास्ट में जब वो पूरा का पूरा यदि योग करेगा, शाम के समय जब वो अपनी दुकान को बढ़ाएगा और अपना पूरा का पूरा दिन का हिसाब देखेगा, तो उसे प्यारे दोस्त, चाहे वो पर केजी में उसने रुपए ज्यादा लिए हैं, फिर भी उसे नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए वो नुकसान कम से कम हो। फिजिक्स में हम उस नुकसान को कम करना चाहते हैं, वो कैसे कम करें। ऐसे ही एक सुनार के पास जाते हो, सुनार से आपने सोना लिया, प्यारे दोस्तों सबसे बड़ी समस्या आती है कि सोने का कण कण भी कितना होता है, महत्वपूर्ण होता है, इतना महंगा होता है, उसका मूल्य इतना ज्यादा होता है। इसलिए उसका छोटे से छोटे कण का माप भी बहुत जरूरी है। यदि आपने वो ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया, उस आलू की तरह ही
यदि आपने थोड़ा सा 10 ग्राम सोना ज्यादा कर दिया, बताओ आपने कितना महंगा पड़ गया। 1 लाख रुपए आपको उसने दान में दे दिए। 10 ग्राम सोना यदि आपने उसको दे दिया, 1 लाख रुपए दान में दे दिए, कितनी बड़ी बात है। आप 10 ग्राम चीनी का मूल्य नहीं समझते हो, 10 ग्राम चीनी को ऐसे फेंक देते हो, उड़ेल देते हो, पर 10 ग्राम आटे को फेंक देते हो, पर 10 ग्राम सोने को आप फेंक नहीं सकोगे, क्योंकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए होती है। इसलिए हर चीज की जो कीमत होती है, उस कीमत को आपको बनाए रखना है। तो उसके लिए हमारे पास आती है त्रुटियां। त्रुटियां क्या होती हैं दोस्तों, त्रुटियों के बारे में हम जानते हैं। त्रुटियां किस प्रकार निकाली जा सकती है। त्रुटियां निकालने से पहले आपको जानना होगा कि कोई भी राशि होती है उसमें दो मान होते हैं। एक मान होता है वास्तविक मान, वास्तविक मान, रियल वैल्यू। अपने कहते हैं ना, फिल्में वगैरह देखते बोले ये तो रियल हीरो है, रियल वास्तविक वैल्यू क्या है उसकी। एक दूसरा होता है मापित मान, मापित मान। रियल वैल्यू यानी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, वो उसे रियल वैल्यू नाम से जाना जाएगा। यानी किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का यथार्थ मान, यथार्थ मान वास्तविक मान कहलाता है। जबकि मापित मान क्या होता है, किसी वस्तु का, वस्तु का मापा गया इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, किसी संयंत्र की सहायता से, मशीन के द्वारा मापा गया मान मापित मान कहलाता है। अब देखो, दो शब्द और आपको मैं सिखाने वाला हूं। एक शब्द आने वाला है परिशुद्धता, परिशुद्धता, यथार्थता, यथार्थता या परिशुद्धता। और एक परिभाषा आती है यथार्थता या परिशुद्धता। ये किसे कहते हैं परिशुद्धता, किसी भी भौतिक राशि के, भौतिक राशि के मापे गए मान, किसी भी भौतिक राशि का मापा गया मान वास्तविक मान के कितना नजदीक है, वास्तविक मान के कितना नजदीक है। कितना नजदीक है उसकी सूचना, इंफॉर्मेशन, जानकारी उपलब्ध करवाता है, जानकारी उपलब्ध करवाता है। अर्थात मापा गया मान भौतिक राशि की शुद्धता
करेक्टनेस, शुद्धता, करेक्टनेस को निरूपित करता है, को निरूपित करता है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का मापा गया मान वास्तविक मान के कितना नजदीक है उसकी जानकारी कौन उपलब्ध कराता है? यथार्थता, अर्थात मापा गया मान भौतिक राशि की शुद्धता, करेक्टनेस को निरूपित करता है। ठीक है, अब आगे देखो, हम त्रुटियों के बारे में जानकारी लेते हैं। त्रुटियों की परिभाषा क्या होती है? त्रुटि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को त्रुटि कहा जाता है। यानी जो वास्तविक मान है और मापित मान है, दोनों में जो अंतर है उसे क्या कहते हैं? हम त्रुटि कहते हैं। दोनों के अंतर को त्रुटि कहते हैं। तो दोस्तों, त्रुटि पढ़ने से पहले एक वर्ड और सीख लो आप, परिशुद्धता, प्रिसाइज मेजरमेंट। हमने यहाँ पर यथार्थ मेजरमेंट लिया था, एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया था। एग्जैक्ट मेजरमेंट में क्या होता है? भौतिक राशि का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, रियल वैल्यू है, उसके पास आप कितना जा पाते हो उसे बोलते हैं करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी उस फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का यथार्थ मान बोलेंगे। और परिशुद्ध मान किसे बोलेंगे? जैसे आपके पास कोई भी भौतिक राशि है, आपको कह दिया जाए कि आपको इसकी लंबाई का नाप करना है, आप स्केल लगाओगे, स्केल यहाँ पर 0 पर सेट कर दोगे, जरूरी नहीं आपने 3 पर सेट कर दिया। स्केल का हो सकता है साइड में टुकड़ा हो रखा है, एक आपने स्केल ऐसा लिया जिसमें पहले से ही कुछ कॉर्नर हटा हुआ है, अब आप इसका मेजरमेंट करना चाह रहे हो, इसमें त्रुटि आएगी, पर उसके बारे में बात वो नहीं कर रहा है। स्केल हमेशा लगाओगे, हमेशा आपको इसका डिस्टेंस सपोज बता रहा है 5 सेंटीमीटर, अगली बार भी 5 सेंटीमीटर, उससे अगली बार भी 5 सेंटीमीटर, मतलब आप जो नाप रहे हो वो एकदम सही है, परिशुद्ध मापन है। पर गलती क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो कि आप उस स्केल में जो टूटा हुआ भाग है उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हो, तो उसमें कुछ त्रुटियां आएगी, उसके बारे में बात हम अलग करेंगे। यानी परिशुद्ध मान किसी भौतिक राशि का मापित मान हमेशा एक दूसरे मापित मान से कितना नजदीक है
इसे परिशुद्धता कहते हैं। अर्थात मशीन के द्वारा मापन तो सही किया जा रहा है, परंतु शून्यांक या अन्य त्रुटि के कारण यथार्थ मान मिलना जरूरी नहीं है। यानी जो परिशुद्ध मापन है उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू, यथार्थ वैल्यू मिलना जरूरी नहीं है। यानी हो सकता है आप कोई वस्तु तोलना चाहते हो, उसका वजन है 2.5 किलो और आप उसे वेइंग मशीन पर भार तोलन पर बार बार तोल रहे हो, वो आपको वजन दिखा रही है 5 किलो। गड़बड़ कहाँ है? हो सकता है आप जिस 2.5 किलो के भार के पदार्थ को जिस बर्तन में रख रहे हो उसका वजन 2.5 किलो है। अब आपने उस वजन को, यानी उस बर्तन के वजन को माइनस नहीं किया, आपको बार बार वो मेजरमेंट कैसा मिलेगा? त्रुटिपूर्ण मिलेगा, उसमें त्रुटि रहेगी। इसलिए वो त्रुटि का हटना बहुत ही जरूरी है। आइए दोस्तों, त्रुटियों को किस प्रकार हटाया जा सकता है, त्रुटि कितने प्रकार की होती है, त्रुटि कैसे आती है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। यानी एक होता है प्रिसाइज मेजरमेंट, परिशुद्ध मापन, एक होता है यथार्थ मापन। यथार्थ में जो वस्तु का मान है वो यथार्थ वही होता है, उसके आसपास होता है। परिशुद्ध मेजरमेंट में जरूरी नहीं कि यथार्थ मान के आसपास हो, पर हमेशा उस जो मान आता है उसके आसपास आना चाहिए। अब उसमें अंतर कितने का भी हो, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, समय की बात करो 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो त्रुटि हम पढ़ रहे थे, त्रुटि की परिभाषा क्या है? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान में कितना अंतर है, उसे त्रुटि कहते हैं। दोस्तों, त्रुटियां 2 प्रकार की होती है। एक त्रुटि होती है क्रमबद्ध त्रुटि, यहाँ पर इसका प्रकार लिखता हूं मैं, आपने ये सब लिख लिया होगा। एक होता है क्रमबद्ध त्रुटि, एक होता है स्थूल त्रुटि। एक होती है क्रमबद्ध त्रुटि, एक होती है स्थूल त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि और स्थूल त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है दोस्तों? ये 3 प्रकार से बटी होती है। इसके अंदर एक आती है, आप जैसे रैंडम एरर बोलते हैं, जिसे रैंडम एरर, रैंडम त्रुटि। एक आती है व्यक्तिगत त्रुटि, एक आती है यांत्रिक त्रुटि। आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल से तो नहीं ले जाने वाला मैं, पर थोड़ा थोड़ा बता देता हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। देखो, क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है? यानी आप जिस यंत्र से जो भी नाप ले रहे हो, जैसे आपको कोई फीता दे दिया, आपको कहे कि किसी कपड़े का नाप बताइए कितना मीटर है। अब वो जो फीता है उसमें खुद में मिस्टेक है, उसमें क्या है, जो सेंटीमीटर लगाई हुई है, ऐसे ऐसे 4 पॉइंट होते हैं, ऐसे फिर 4 लाइनें होती है, एक बड़ी लाइन होती है, हो सकता है यहां से 2 लाइन मिटी हुई है। अब आप इसका मेजरमेंट लोगे
बताइए, ये लाइन उस स्केल पर मीटी हुई है, आप जीरो कैसे सेट कर पाओगे? आप उसकी लंबाई कैसे मेजर कर पाओगे? यानी ये यंत्र की गड़बड़ी है ना, यानी ये जो यंत्र है उसमें मिस्टेक है, यांत्रिक त्रुटि। ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटि, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, जब उसको मेजर करोगे, उसको नापोगे लंबाई को, तो उस टाइम पर आप गलती कर बैठोगे। कपड़े को थोड़ा सा लूज रख लिया, उसको ज्यादा टाइट रख लिया, लूज रख लिया, टाइट रख लिया, उसमें क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। तो वो गलती किसकी है? आपकी या उस स्केल की? वो आपकी गलती है, वो व्यक्तिगत है। रैंडम, रैंडम कौन सी होती है? यानी अचानक होने वाली, जैसे अचानक टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, है ना, दाब बढ़ गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, यानी जो वातावरण के जो फैक्टर्स हैं उसके कारण जो प्रभावित होता है, तब जो त्रुटि आने वाली है उसे कहते हैं हम रैंडम त्रुटि। एक आती है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि क्या होता है? आदमी, यानी ये इसके जैसा ही है, एक तरह से व्यक्तिगत के जैसी है। इसमें भी क्या होता है, जैसे हम मेजर करते हैं तो शुरुआत में जीरो नहीं देखते और लास्ट वाला नंबर देख लेते हैं। जैसे आप कोई वजन तोलते हो तो पहले से कोई बाट रखा हुआ है 100 ग्राम 200 ग्राम का, उसको नहीं हटाते, आप 2 किलो और रख देते हो, तो 100 ग्राम की त्रुटि हमेशा आएगी नहीं। तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं वो हम इग्नोर, यानी अपने द्वारा कर सकते हैं, उनको हम हटाने का जो तरीका है वो हम हटा सकते हैं। उस यंत्र की कोई मिस्टेक इसमें नहीं होती है। यंत्र तो बेचारा सही मेजरमेंट कर रहा होता है, पर हम क्या करते हैं, उसको जानबूझकर गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें जो नुकसान है वो भुगतना पड़ता है। इस तरह की समस्या आती है। तो गणितीय रूप से इन जो त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को 3 भागों में बांटा गया है, वो हम आप देखने वाले हैं। जो त्रुटि है, एक होती है निरपेक्ष त्रुटि, इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्यारे दोस्तों एब्सोल्यूट एरर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब आना चाहिए। त्रुटि को इंग्लिश में एरर बोलते हैं। दूसरा पार्ट आता है सापेक्ष या आपेक्षिक। आपेक्षिक त्रुटि, इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर। और तीसरा आता है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। यहां लिखना आप गणना के लिए, गणना के आधार पर। त्रुटियों का वर्गीकरण, यानी हम वो त्रुटि कितनी हुई है उसको देखना चाहते हैं, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो वो 3 प्रकार की होती है, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। आइए दोस्तों, तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 जानते हैं। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ता होगा, पर एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है इन त्रुटियों के बारे में। हालांकि आपके सिलेबस में 11वीं क्लास के सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, ये नए के बराबर सिलेबस में बचा है। ज़्यादा नहीं है, इतने से काम चल जाएगा, पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में संक्षिप्त में बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, फॉर्मूला वगैरह बता के उससे काम चलाएंगे आप। निरपेक्ष त्रुटि, भौतिक राशि का वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, मापित मान,
हर बार मापित मान जो है ना उसके बारे में। आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी दोस्तों? इसको मैंने जैसे बोल दिया, कोई भौतिक राशि ए है तो उसको बोल दिया डेल ए, इसको मैं बोल दूंगा डेल ए बटा ए। निरपेक्ष त्रुटि बटे, यहां फिर आएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। चलो तो पहले माध्य निरपेक्ष लिखूंगा क्या? पहले माध्य निरपेक्ष लिखा देता हूं। और ये लिखता हूं, माना ए एक भौतिक राशि है इसे 5 बार मापा गया है। मापे गए मान क्रमशः A1, A2, A3, A4 व A5 है। वास्तविक मान क्या हो जाएगा? वास्तविक मान इन सबको जोड़ दो और उसको हम लिखेंगे औसत से। औसत यानी इन सबको जोड़ो और जितनी संख्या उतने का भाग लगा दो। ठीक है ना? जितनी संख्या है उससे जोड़ो, यानी आपने किसी वस्तु को 5 बार तोला तो 5 बार तोलो, 5 बार वजन अलग लगाया, पांचों को जोड़ दिया और 5 का भाग लगा दिया, तो जो मान आया वो क्या बन गया? उसका वास्तविक मान बन गया, है ना? अब हर बार क्या करेंगे, यानी निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या करोगे आप? तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए क्या करोगे? इसे डेल ए से लिखेंगे। तो A1 में निकालेंगे तो क्या बन जाओगा? A बार माइनस A1। A2 में निकालेंगे तो A बार माइनस A2। A3 में निकालेंगे तो A बार माइनस A3। A4 में निकालेंगे तो A बार माइनस A4 और A5 में निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? ये A बार माइनस A। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी मैथमेटिक्स है। यानी हर एक भौतिक राशि का जो मापित मान है, इस एक सिंगल भौतिक राशि, यानी या तो आप लंबाई माप रहे हो, या द्रव्यमान नाप रहे हो, या समय नाप रहे हो, या तापमान नाप रहे हो, कुछ भी नाप रहे हो, और उसको आपने 5 बार नापा, 5 बार नापा, पांचों मान ये है। सपोज आपने 1 किलो कोई चीनी ली, तो 1 किलो चीनी पहले एक किलो दिखाई दी, फिर 999 ग्राम दिखाई दी, 998 ग्राम आ गई, एक बार 1 किलो 10 ग्राम आ गई, एक बार 1 किलो 5 ग्राम आ गई। पांचों मान ये हो गए, पांचों का मान को आपस में जोड़ा, 5 का भाग लगा दिया, वास्तविक मान हो गया। फिर हर एक मान को इस मान से घटाते गए तो उसमें त्रुटि आ गई, कितना अंतर आ गया। अब ये जो मान है ये तो कहलाए निरपेक्ष त्रुटि। इन सबको हमने जोड़ दिया, इन सबको जोड़ दिया और 5 का भाग लगा दिया, तो वो क्या बन गया? इसका माध्य बन गया। माध्य सभी जानते हो ना आप, क्या माध्य क्या होता है? उसको सबको जोड़ दो और उतनी संख्या का भाग लगा दो। जैसे किसी स्कूल के अंदर
एक बच्चा 99% लेके आता है, एक 90% लेके आता है, एक 80% लेके आता है, एक 40% लेके आता है, एक 50% लेके आता है। फिर आपको कहा जाए कि स्कूल अच्छी है या बेकार, तो आप क्या करते हो, सारे बच्चों के परसेंटेज को जोड़ते हो, उतनी बच्चों की संख्या का भाग लगा देते हो, औसत आता है, इसका मतलब ये स्कूल अच्छी है। बढ़िया औसत आता तो अच्छी है, अच्छी नहीं आती तो स्कूल अच्छी नहीं है, ऐसे तो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, माध्य। तो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य क्या कहलाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और ये क्या कहलाएगा, डेल ए का बार, ये क्या बन जाएगा, डेल A1। इसका मापांक लेना ध्यान रखना, क्योंकि ये धनावेशित भी होती है और ऋणावेशित भी होती है, सबका धनात्मक मान लेना है। डेल A2, मैं नीचे लिख देता हूं इसको, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस, दोनों तरफ लाइन का मतलब समझ रहे हो आप, इसका धनात्मक मान हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमेशा पॉजिटिव, माइनस नहीं लेना है। ये क्या हो गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब आता है अपना आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है दोस्तों, इसमें आपका छोटे फॉर्मूले हैं, अब ज्यादा बड़े फॉर्मूले नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डेल्टा ए बार माध्य निरपेक्ष त्रुटि में क्या, किसका भाग लगा दो, वास्तविक मान ए बार का भाग लगा दो, बस खत्म। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या है, इसको 100 से गुणा कर दो, तो डेल ए बार बटे ए का बार गुणा 100, ये लो त्रुटियां खत्म, इतनी है, ठीक है ना। इन जो इतने सारे फॉर्मूले हैं, यानी एक फॉर्मूला हमारा क्या काम आया, निरपेक्ष त्रुटि का, मापित मान में से वास्तविक मान घटाते गए या वास्तविक मान में से मापित मान घटा दिए, हर एक मापित मान में क्या आ गई, त्रुटि आ गई, कितनी त्रुटि आई, यानी हर मेजरमेंट में कितना गड़बड़ आ रही है। भाई सुनार ने 10 किलो सोना तोला, एक बार 9 ग्राम, एक बार 11 ग्राम, एक बार 12 ग्राम, एक बार 10 ग्राम, अब अलग अलग ग्राम आ रहे हैं, बताओ वो क्या हो गया, कंफ्यूजन में है कि नहीं है। उसे क्या करना चाहिए, 11 ग्राम मानना चाहिए, 9 ग्राम मानना चाहिए या 10 ग्राम। 11 ग्राम मानेगा तो कस्टमर नहीं लेगा, वो कह देगा तू गलत कर रहा है, क्योंकि एक बार तो 9 ग्राम दिखा रहा है, एक बार 10 ग्राम दिखा रहा है, एक बार 9 ग्राम 11 ग्राम दिखा रहा है, तो कस्टमर तो चाहेगा कम से कम दिखाए, कस्टमर चाहेगा 9 ग्राम और सुनार चाहेगा 11 ग्राम, दोनों को नुकसान है, दोनों स्थितियां हो नहीं सकती, दोनों में एक मानना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसे इसका औसत लेना पड़ेगा, सबसे पहले उसका अंतर करना पड़ेगा, सभी का अंतर करो, पहले औसत लो, फिर उनका सबका औसत करो, औसत माइनस करके फिर औसत करो, औसत करके उसमें उतनी की संख्या का भाग लगाओ, भाग लगा के उसमें उसका वास्तविक मान का भाग लगाओ, 100 से गुणा कर दो, उसमें उतनी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। वो कह देगा भैया सबका क्या निकालो, औसत निकाल लो, बस तुम्हारा भी टंटा खत्म, मेरा भी खत्म, तुम्हारा भी झंझट खत्म, मेरा भी खत्म, न तुम्हें 9 लेने की आवश्यकता है, न मुझे 11 देने की आवश्यकता है, सबको जोड़ो, उतनी संख्या का भाग दो, त्रुटि को हम हमारे अंदाज में, फिजिक्स में यही तो है, फिजिक्स का खेल ही यही है। फिजिक्स लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है, जो बेचारे परेशान है, समाज कल्याण में बहुत बड़ा योगदान देती है, यानी छोटी छोटी जो कमियां है उसको ढूंढती है, उसका निराकरण करती है, उसका उपचार करती है और लोगों को बताती है कि आपको ज्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ क्या है, फिजिक्स है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हम वो जो छोटी सी मिस्टेक हुई थी, एक बार आपको 8 ग्राम दिखाई दिया, एक बार 9 ग्राम दिखाई दिया, एक बार 11 ग्राम दिखाई दिया, एक बार 12 ग्राम दिखाई दिया, उसका तोड़ हमने निकाला, उससे हमने क्या निकाल ली, वास्तविक मान निकाल लिया, उस वास्तविक मान के हिसाब से उससे प्राइस ले लिए और वो भी खुश, हम भी खुश। तो इस तरह से हम त्रुटि निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दोस्तों, वो आता है सार्थक अंक। सार्थक
अंक। इस पर जो न्यूमेरिकल है, आपसे एक मैं थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूंगा, आप अपने जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व कीजिएगा, और उस न्यूमेरिकल में आपको 3-4 न्यूमेरिकल ऐसे दे रखे हैं जहां पर ऐसे न्यूमेरिकल दे रखे जहां पर आपसे वास्तविक मान पूछा गया है, आपसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि पूछी गई है, आपसे निरपेक्ष त्रुटि पूछी गई है, आपसे वहां प्रतिशत त्रुटि पूछी गई है, अपेक्षित त्रुटि पूछी गई है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आप वहां पर करने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? सार्थक अंक। प्यारे दोस्तों, बहुत ही काम का टॉपिक है, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है? यानी कोई भौतिक राशि है, किसी भौतिक राशि के शुद्ध मान को व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है, उसे उन अंकों को, या उसे लिख दो मैं, उसे सार्थक अंक कहते हैं। यानी कोई भौतिक राशि है, उसे शुद्ध रूप से हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो कितने अंक चाहिए अपने? 1 अंक, 2 अंक, डिजिट की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज एग्जांपल आपके सामने एक भौतिक राशि है 1.2, आपको मीटर स्केल दे दिया गया और उसमें आपको लंबाई दे देगी कि 1.2 सेंटीमीटर मेजर कीजिएगा। बताओ इसमें कितने अंक है? इसमें 1 अंक तो ये रहा, 1 अंक ये रहा, कितने अंक है? तो सार्थक अंक कितने हो गए? 2। अंकों की संख्या, ये मान नहीं पूछ रहा आपसे, अंकों की संख्या पूछ रहा है, और अंकों की संख्या को क्या कहते हैं? सार्थक अंक। अब इसके कुछ नियम है, वो नियम लिख लो आप, बड़े काम के नियम है, नियमों के बारे में अपने बात करते हैं। इसको आपने लिख लिया होगा, मिटा दो इसको, यहां से मैं लैंग्वेज लिखूंगा, अभी एक एक लिखते जाएंगे। पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। उदाहरण, पहली बात तो बताओ, अशून्य अंक कौन सा होता है? जिसमें शून्य नहीं है। कहां से कहां तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह के जितने भी डिजिट आपको दिखे वो सारे के सारे कैसे होंगे? अशून्य अंक। जैसे कोई उदाहरण ले लें, हमने यहां पर लिखता हूं उदाहरण को, एक 125, कितने सार्थक अंक बताओ? कितने हो गए इसमें? 125 में सार्थक अंकों की संख्या है 3। 3 हो गए ना, 3 डिजिट है, ठीक है ना। चलो नियम दूसरा, अशून्य अंकों के मध्य
अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्थक, यानी उसकी भी इंपॉर्टेंस है। जैसे एग्जाम्पल है, यही है अपने पास, जैसे मैंने क्या किया, 1 और 2 के बीच में शून्य लगा दिया, ये संख्या क्या बन गई 1025। अब 1025 में कितने अंक हो गए 4, क्योंकि इस शून्य का भी इंपॉर्टेंस है बीच वाले का, यही तो बात कर रहा है। अशून्य अंकों के बीच में आ गया कोई शून्य तो वो भी क्या है, महत्वपूर्ण है, उसको भी हम वैल्यू देंगे। यानी इसने क्या किया, इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया, 1025 बन गया ये। तो यहां पर कितने सार्थक अंक होंगे 4। कोई संख्या 1 से छोटी है, कोई संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो दशमलव के बाद लिखी जाएगी, तब उसमें अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य अंतिम अशून्य अंक के अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण, 1 से छोटी संख्या है तो दशमलव के बाद आएगा, यानी 0.2300 ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये सारे देखो दशमलव के बाद आया संख्या, अंतिम अशून्य अंक कौन सा है 3, और 3 के बाद आने वाले शून्य कौन से हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। बताओ इसमें कितने सार्थक अंक, ये सारे सार्थक होते हैं, तो 4 हो गए ना। ये पहले वाला शून्य सार्थक नहीं होगा, ध्यान रखना, ये वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होगा, ये वाले जो शून्य नहीं, ये सभी सार्थक होंगे, बाद वाले दशमलव वाली संख्या में होगा केवल ये। ऐसे ही 1 से छोटी संख्या संख्या में प्रथम अशून्य अंक से पहले के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये सार्थक नहीं होंगे पहले वाले। जैसे वही उदाहरण ले लूं मैं, 0.002320300। अब बताओ, आपसे पूछ रहा हूं मैं, देखो ये नियम क्या कहता है, ऊपर वाला नियम तो कहता है अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। ये वाला नियम कहता है प्रथम अशून्य अंक के पहले आने वाले, पहले कितने शून्य हैं 3, तीनों ही काम के नहीं है, इनको गिनने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वाले सारे गिनो। ये इधर दूसरा नियम क्या कहता है, 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। तो ये भी सही है, ये भी काम का है, ये भी काम का है, ये भी काम का है। तो
1 2 3 और 4 5, 5 हो गए ना। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? इस तरह से आप निकाल सकते हो। ऐसे ही एक दो नियम और है, वो लिखा दूं मैं आपको। लिख लिया सभी ने? एक आता है 10 की घात में, यदि कोई लिखा हो तो वो भी इसमें शामिल नहीं होते। अनुगामी शून्य हमने मान लिए। अच्छा हाँ, लिखो यदि कोई संख्या दशमलव संख्या नहीं है, यानी जिसमें ये पॉइंट नहीं है, डॉट नहीं है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है, दशमलव संख्या नहीं है, और तब लिखा, तब अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य, आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो अपने 2 3 0 5 0 0, एक संख्या है जिसमें ये बीच वाला शून्य काम का है, दो अशून्य अंकों के बीच का शून्य हमेशा काम का होगा, दशमलव संख्या नहीं है, पर बाद के दो शून्य दे रखे हैं, ये काम के नहीं है। दशमलव वाले में काम के थे, ध्यान रखना, यहां वाले में काम के थे, ये केवल बाद वाले शून्य केवल दशमलव संख्या में ही काम के हैं, उसी में ही सार्थक बोले जाएंगे। दशमलव संख्या नहीं है तो उसमें काम के नहीं है। तो यहां पर कितने सार्थक हो गए बताओ? सार्थक अंक 4। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, पर इसकी एक कंडीशन है, ये दोनों शून्य भी काम के हो सकते हैं यदि इनके आगे क्या लगाओ? मात्रक लगाओ। यदि इसके आगे क्या लगाओ? मात्रक। उपरोक्त नियम में यदि मात्रक का संख्या में मात्रक होने पर अंतिम शून्य भी अनुगामी शून्य बोल सकते हो आप इसे, अंतिम अनुगामी शून्य, जो इस क्या नाम संख्या को आगे की ओर बढ़ाते हैं, अनुगामी शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण 2 3 0 5 0 0, आगे मैंने क्या लगा दिया? मीटर। मीटर लगाते ही ये दोनों जीरो क्या हो गए? काम के हो गए। अब कितने बन गए इसमें? 6। इस तरह से हम सार्थक अंक पढ़ते हैं।
सार्थक अंकों के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की सहायता से हम इनको शुद्ध रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिससे हम इनके अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो आपसे एक थोड़ा सा गुजारिश है कि आप अपने बुक के अंदर वहां पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप एक बार करने की कोशिश करें, उनमें सार्थक अंक निकालने की कोशिश करें, जिससे आपके ये जो रूल्स है वो अच्छे से याद हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जानने वाले हैं किस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, बीमा क्या काम में आती है, बीमाएं हमने क्यों पढ़ी है, उनका क्या सदुपयोग है, और ये क्यों हम सार्थक अंक निकालने हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, ये सब कुछ जानने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।